स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम खबर दुनिया की में। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी नेपाल में हो रही हिंसा से बिगड़े हालातों की, इजराइल द्वारा हमास को लेकर किए गए कतर पर हमले की, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। करेंगे इन अहम विषयों पर चर्चा भी, साथ ही दिखाएंगे आपको दुनिया भर की तमाम अहम खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सेना ने संभाली नेपाल की कमान, हालात में थोड़ा सुधार, खोला गया काठमांडू हवाई अड्डा, कल तक जारी रहेगा कर्फ्यू। लूटे गए हथियारों को लौटाने की अपील, कई जेलों से सैकड़ों कैदी फरार। नेपाल के बाद फ्रांस में सड़कों पर उतरे लोग, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं, सैकड़ों प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। योजनाबद्ध बजट कटौती से नाराज है प्रदर्शनकारी, 8 लाख से अधिक का सुरक्षा बल तैनात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से बात, दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दोहराई प्रतिबद्धता। यूक्रेन संघर्ष को जल्द समाप्त कराने पर भी चर्चा। हमास को निशाना बनाकर कतर पर किए गए इजरायली हमले की चौतरफा निंदा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया अकेले नेतन्याहू का फैसला, हमले से पहले कतर को सूचना देना का दावा कतर ने नकारा। यूरोप पर मंडराया रूसी खतरा, पोलैंड का अपने हवाई क्षेत्र में रूसी ड्रोन्स को मार गिराने का दावा। रूसी राजनयिक तलब, बताया उकसावे की कार्रवाई। रूस ने कहा पोलैंड नहीं था लक्ष्य। ईरान का परमाणु एजेंसी IAEA के साथ नया समझौता, ईरान के सभी परमाणु प्रतिष्ठानों का फिर से कर सकेगी निरीक्षण। राफेल ग्रॉसी ने बताया सही दिशा में उठाया गया कदम। और आइए अब शुरुआत करते हैं। नेपाल में सरकार के खिलाफ जेन जी के प्रदर्शन के बाद भड़की हिंसा से हालात बिगड़ गए हैं। अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद भी प्रदर्शनकारियों का गुस्सा खत्म नहीं हुआ है और प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, जबकि कई जेलों से सैकड़ों कैदी फरार हो गए हैं, जिसके बाद सेना ने शांति बहाली और सुरक्षा की कमान संभाल ली है। नेपाल में 2 दिन के बवाल के बाद सेना ने शांति बहाली और सुरक्षा की कमान संभाल ली है। सेना प्रमुख ने प्रदर्शनकारियों को आखिरी चेतावनी भी जारी कर दी है। मंगलवार की तुलना में बुधवार शांत रहा, लेकिन पिछले 2 दिनों में हुई तबाही की छाप शहर के अलग अलग हिस्सों में अपना खौफ पसारे रही। मंगलवार को हिल्टन होटल समेत दूसरी इमारतों में लगाई गई आग के उठते धुएं नेपाल के क्षितिज पर छाए अनिश्चितता की गवाही देते रहे। सेना ने स्थिति पर नियंत्रण हासिल करने के लिए काठमांडू में कल सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू लगा दिया है। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिन भर बंद रहने के बाद शाम को खोल दिया गया। उड्डयन प्राधिकरण ने यात्रियों से उड़ान के लिए अपनी एयरलाइन कंपनियों से संपर्क करने का अनुरोध किया है। इसके चलते एयर इंडिया ने आज काठमांडू जाने वाली सारी फ्लाइटें रद्द कर दी हैं। स्थिति से निपटने के लिए काठमांडू समेत कई शहरों में सेना के जवान तैनात कर दिए गए हैं। सेना ने मुख्य सचिवालय भवन सिंह दरबार पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। सेना ने विदेशी नागरिकों से फंसे होने की स्थिति में नजदीकी सुरक्षा एजेंसी या आसपास मौजूद सुरक्षा बलों से संपर्क करने की सलाह दी है, ताकि उन्हें रेस्क्यू किया जा सके। नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों की मदद के लिए लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय में विशेष नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। नेपाल से लगी सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुनौली में सीमा पर फंसे भारतीय नागरिकों को SSB की मदद से भारत वापस लाया जा रहा है। इस बीच कई जेलों से सैकड़ों कैदी फरार हो गए हैं। इनमें से कई को फिर से हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन ज्यादातर अब भी फरार चल रहे हैं। सेना प्रमुख अशोक राज सिडगेल ने आंदोलनकारियों के एक दल से रात में मुलाकात कर उनके विचार जानने का प्रयास किया। इस आंदोलन की शुरुआत सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ हुई। जेन जी युवाओं की अगुवाई में यह आंदोलन तेजी से पूरे देश में फैल गया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समेत
दूसरे मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और पुष्प कमल दहल समेत दूसरे नेताओं के घर और पार्टियों के दफ्तर आगजनी का शिकार हुए। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट समेत दूसरी इमारतों को आग के हवाले कर दिया। पूरा आंदोलन किसी को विदेशी साजिश तो किसी को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और भाई भतीजावाद के खिलाफ युवाओं में लंबे समय से पक रहे गुस्से का फूटना लगता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नेपाल का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। तो नेपाल की स्थिति को लेकर तमाम सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। आइए इनका जवाब जो है वो तलाशने की कोशिश भी करते हैं और इसी पर चर्चा करते हैं। सी राजशेखर हमारे साथ जुड़ रहा है, जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट है। सर, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ सबसे पहला सवाल यही है कि जिस तरह की अभी मौजूदा स्थिति वहां नेपाल में देखने को मिल रही है, क्या लगता है किस तरह से आने वाला समय जो है वो और कठिन हो सकता है, या कुछ बीच में शांति का रास्ता निकालने के लिए, क्योंकि सेना अब तैनात हो चुकी है, तो क्या वो भी निकलता हुआ नजर आएगा? भविष्य क्या नजर आता है? तो पूरी कोशिश यही रहेगी सबका, नेपाल की आर्मी का और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का और अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी का, सबका यही है। क्योंकि जो अशांति, जो वायलेंस है, अभी जो हिंसा जो चल रही है, वो किसी की भी तो हित में नहीं है। और ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो कोई इनका नेर चरित्र नहीं है, कोई इनका क्रिमिनल्स नहीं है। उनके जो मुद्दे हैं, जो भ्रष्टाचार का और जो अब्यूज ऑफ पावर का और भाई भतीजावाद का और बेरोजगारी का, इसके बारे में थोड़ा कंसल्टेशन हो, उनको आश्वासन दो और ये वापस शांत की तरफ चले, यही सबकी उम्मीद होगी। हमारे प्रधानमंत्री जी भी एक स्टेटमेंट दिया कि जो मर गए हैं उनके बारे में संताप व्यक्त किया है। और यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान यही चाहता है कि हमारे खास पड़ोस भी है और दोस्त भी है नेपाल में जितना जल्द से जल्दी वहाँ शांत सुस्थिरता वापस आए, और इस तरफ सब मदद करेंगे। और जो वहाँ हिंदुस्तानी हैं उनकी सिक्योरिटी पहले हमारा कंसर्न है। और जो सरहद में भी सशस्त्र सीमा बल द्वारा उसको रीइंफोर्स किया है, और जो भी हो सकता है हिंदुस्तान की तरफ से करेंगे, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी साथ लेके जितना जल्दी वहाँ शांत की स्थापना हो सकती है उसी तरफ कोशिश होगी। आज शाम एयरपोर्ट ऑपरेट हो रहा है और कुछ अच्छे संकेत आ रहे हैं। ये उम्मीद करते हैं कि जो आंदोलन कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कंसल्टेशन के लिए आगे बढ़ेंगे और इस बीच में शांति वापस आएगी। निश्चित तौर पर राजशेखर जी, ये उम्मीद तो लगाई जा रही है, लेकिन साथ ही सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि ऐसी आखिर स्थिति आखिर उपजी क्यों? क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा कि युवाओं का जिस तरह से इसमें पूरा जो आगे निकलकर जो बातें निकलकर सामने आई कि 13 साल से लेकर 28 साल की उस उम्र के युवा जब आगे बढ़ते हैं तो इस तरह की क्रांति साफ तौर पर नजर आती है। इन हालातों से नेपाल को निकलने में कितना वक्त लग सकता है? क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा प्रदर्शन काफी उग्र था, तमाम आगजनी भी हुई, उसके अलावा भी विरोध वहां पर दर्ज किए गए। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए इस तरह के देशों में, जैसे नेपाल की जो बात हम कर रहे हैं, वहां पर अभी आगे कितना समय लग सकता है? हाँ, पहली बात यह है कि जो हम अपने निजी गृह में भी देखते हैं, घर में भी, कि जो यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, एडोलेसेंट्स हैं, उनके लिए स्क्रीन ही सब कुछ है, जो सोशल मीडिया ही सब कुछ है। उनको जो व्हाट्सएप हो, जो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, उसी दुनिया में रहते हैं। अगर किसी बच्चे से जो माँ बाप हो, परिवार वाले, अगर वो छीन लिया, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रखा, तो बहुत ही वायलेंट तरीके से, बहुत ही हिंसात्मक तरीके से घर में भी ये रिएक्ट करते हैं। वैसे ही जो कलेक्टिव जो आ गया है, तो इनका कोई ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, और
वो कोई बाहर से भी इसको बढ़ाने वाला, इसको समर्थन देने वाला और इसको और इंस्टिगेट करने वाला नहीं है। इसलिए ये उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी ही ये सिचुएशन कंट्रोल में वापस आ जाएगा। जो आप देखते हैं विजुअल अभी दिखा रहे हैं, वो बातचीत भी कर रहे हैं। बांग्लादेश में भी कुछ ऐसे ही हुआ है। बातचीत करने के बाद अगर सरकार को बदलना है तो वो भी बातचीत के दरमियान सब कुछ हो सकता है, क्योंकि हिंसा से कोई हल नहीं निकलता है, ये सबको मालूम है। इसलिए इसी तरफ बढ़ता हुआ जो मूवमेंट इसी तरफ इंडिकेट कर रहा है। निश्चित तौर पर, क्योंकि शांति की अपील तो की जा रही है लेकिन अभी भी व्यवस्थाएं जो हैं वो चरमराती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अगर राजनीतिक परिदृश्य से देखें तो आने वाला समय अब कैसा होगा, क्योंकि जब नई सरकार बनेगी तो उसके साथ साथ क्या क्या चुनौतियां हैं जो आपको सामने नजर आ रही हैं जिनको सबसे पहले हल करना होगा? हाँ, आज कर्फ्यू है, आज रात, और ऐसे ही जब तक सुस्थिरता वापस नहीं आएगी, थोड़ा आर्म्ड फोर्सेस और यूनिफॉर्म फोर्सेस वो कोशिश करेंगे। और जो मुद्दे हैं, जो सोशल मीडिया के बारे में जो रिस्ट्रिक्शंस लगाया है, उनके बारे में कहाँ सही है, कहाँ तक वो रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, कहाँ लिबर्टी देना चाहिए, और जो उनका जो खास मुद्दे हैं, हर साल ये स्टैटिस्टिक्स निकलता है कि हर साल 8-9 लाख लोग, बच्चे, युवा नेपाल छोड़ के रोजगार के लिए बाहर निकल रहे हैं। तो इसका मतलब है वहाँ बेरोजगारी बहुत ही ज्यादा भयानक है। तो इस स्थिति में समाज में ये एक बम जैसा है, विस्फोट का होने के लिए कभी भी। तो रोजगारी, भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म, जो भाई भतीजाचारा, ये अब्यूज ऑफ पावर, इनको देखना है। और जो आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, वो लोकतंत्र में एक हिस्सा है। जो उसके जो नाराबाजी करना है और जो आग्रह करते हैं अपने नियुक्त किया रिप्रेजेंटेटिव से, यही मांगते हैं कि भाई जनता की सुनो। अगर वो सुनते नहीं हैं और हिंसात्मक रिएक्शन होता है तो नेचुरली तो वो विस्फोट की तरफ होगा। मगर ये बहुत ही ज्यादा हो गया है। आज कर्फ्यू के बाद कल सुबह तक ज्यादातर ये स्थिति कंट्रोल में आने की उम्मीद है। दुनिया के और भी देशों पर अगर नजर डालें तो साफ तौर पर अभी हाल ही में हमने तमाम देशों को देखा। श्रीलंका की स्थिति कैसी थी वो भी किसी से छिपी नहीं थी। इसके अलावा बांग्लादेश में स्थिति क्या रही वो भी सामने आया, और उसके बाद अब नेपाल। हम अभी भी देख रहे हैं कि चाहे बांग्लादेश हो, चाहे इसके अलावा श्रीलंका की बात कर लें, वो अभी भी कहीं ना कहीं उसे उबरने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में नेपाल में जो स्थिति है, क्या इससे उबरने में भी उन्हें काफी वक्त लग जाएगा? हालांकि हालात जो है वो धीरे धीरे करके सामान्य तो हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो अर्थव्यवस्था को जो करारी चोट पहुंचती है, क्या वो भी एक बड़ा फैक्टर होगा जिसको आने वाले समय में बहुत समय लग जाएगा उसको पूरी तरीके से ठीक होने में? ऑफ कोर्स, जो ये स्थिति है, अस्थिरता की जो अभी जो हाल है, इससे जो भी वो वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उनका तो नेगेटिव ये सिग्नल जा रहा है। इसलिए उनका भी भला नहीं होगा। जो मकसद से वो कर रहे हैं, तो रोजगारी चाहिए के लिए, तो इसके लिए तो निवेश, जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, ट्रेड चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, जॉइंट वेंचर्स चाहिए। तो ऐसे स्थिति में कोई भी जो है वो भी उसको कम करेगा, घटाएगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का कोई सोचेगा नहीं। इसलिए ये किसी की भलाई के लिए नहीं है। और ये भी वो देखते हैं कि बगल में जो बांग्लादेश का और श्रीलंका का भी वो देखे, तो उनको भी वो पता चलेगा कि ये अस्थिरता किसी के हित में नहीं है। तो ये सरकार की तरफ भी ये देख के फ्लेक्सिबिलिटी उनको दिखाना चाहिए। जो अच्छी बात है कि जो गृह मंत्री इस्तीफा करके अपनी जिम्मेदारी निभाया है, तो ऐसे ही फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने से जो बातचीत होगी उनके प्रदर्शनकारों के साथ, उसमें काफी कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट निकल सकता है। निश्चित तौर पर। राजशेखर जी, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अगली खबर से अपने दर्शकों को रूबरू कराएंगे और उसी पर चर्चा भी करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मलेरिया का कारण रुके हुए पानी में पैदा होने वाला एनोफिलीज मच्छर।
आसपास पानी का जमाव नहीं तो मच्छर और मलेरिया भी नहीं। सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार आदि लक्षण नजर आने पर स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करें। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सावधानी जरूरी है। इलाज में देरी से मलेरिया जानलेवा भी हो सकता है। सरकारी अस्पतालों में मलेरिया की जांच व इलाज मुफ्त है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सब की पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी, एनपीएस जरूरी है। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इजराइल ने मंगलवार को कतर के दोहा में आसमान से बम बरसा दिए। इस हमले में इजराइल ने हमास के टॉप लीडर्स को निशाना बनाया। कतर ने भी इस हमले पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। वहीं अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि यह मेरा फैसला नहीं था। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र समेत तमाम देशों ने भी हमले की कड़ी निंदा की है। आर्थिक संपन्नता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मध्यस्थता की भूमिका से अपनी अलग पहचान गढ़ने वाला पश्चिम एशिया का एक छोटा सा देश कतर पिछले 3 महीनों में 2 बार विदेशी हमलों का शिकार हुआ। ताजा मामला मंगलवार का है जब इजराइल ने हमास नेतृत्व को निशाना बनाकर दोहा पर हमला बोल दिया। हमले में एक सुरक्षाकर्मी समेत कुल 6 लोग मारे गए। हालांकि हमास ने दावा किया है कि उसके शीर्ष नेताओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन निचले स्तर के कार्यकर्ता जरूर चपेट में आए हैं। मरने वालों में खलील अल हैया का बेटा भी शामिल है। हमले के बाद क्षेत्र की स्थिति और तनावपूर्ण हो गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि शीर्ष आतंकवादी सरगनाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई पूरी तरह से एक इजरायली अभियान था। इसकी शुरुआत इजराइल ने की। इजराइल ने ही इसको अंजाम दिया और इसकी पूरी जिम्मेदारी भी लेता है। कतर ने इसे दहशतगर्दी करार देते हुए कहा कि दोहा को इस हमले का जवाब देने का अधिकार है और वो इसका मुकाबला करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा। चूंकि कतर को अमेरिका के सबसे प्रमुख गैर नेटो सहयोगी के तौर पर देखा जाता है, लिहाजा ये सवाल उठना लाजमी था कि हमले की जानकारी अमेरिका को थी या नहीं। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया कि इजराइल ने इसकी सूचना पहले ही ट्रंप प्रशासन को दे दी थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के स्टैंड को स्पष्ट करते हुए कहा कि हमले का निर्णय उनका नहीं बल्कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का था और वो इससे खुश नहीं है। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि सब कुछ ठीक नहीं रहा, लेकिन बंधकों की तत्काल वापसी होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र समेत तमाम देशों ने हमले की कड़ी निंदा की है। ईरान, सऊदी अरब, जॉर्डन सहित कई अरब देशों ने हमले की निंदा की है। अरब लीग ने इसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया। अल्जीरिया ने सुरक्षा परिषद की तत्काल बैठक बुलाने की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने हमले को कतर की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का घोर उल्लंघन बताया। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली समेत कई यूरोपीय देशों ने भी इसकी निंदा की है। रूस ने इसे शांति प्रयासों को कमजोर करने वाला कदम बताया है। भारत ने
इस घटनाक्रम पर गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस घटनाक्रम और क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर इसके प्रभाव से हम बेहद चिंतित हैं। भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। कतर में बड़ी संख्या में भारतीय कामगार रहते हैं। हमास ने कतर में 2012 से ही अपना राजनीतिक दफ्तर खोल रखा है। हमास की कई बड़ी लीडरशिप यहीं रहती है। अक्सर कतर की मध्यस्थता में ये लोग बैठकों में भी हिस्सा लेते हैं। कतर का दावा है कि हमास का कार्यालय खोलने में अमेरिका की रजामंदी शामिल है। तो इस घटनाक्रम के बाद जो तमाम देश हैं वो निंदा तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। सी राजशेखर, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजशेखर जी, आप ही का रुख कर रहा हूं और सवाल ये है, लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह की जब स्थितियां साफ तौर पर आती हैं तो कई सारे जो देश हैं वो भी इससे कहीं ना कहीं उन पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। ऐसे में क्या वजह रही जो इजराइल ने सीधे कतर पर यह हमला किया? क्या जो कतर ने जो मध्यस्थता जो हमेशा से देखने को मिली है हमास के साथ, क्या वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है या इसके अलावा भी कुछ और है जो इस पूरी जंग को और ज्यादा आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है? ये देखा जाए तो ये नेतन्याहू प्रधानमंत्री जी हैं, ये थोड़ा वो ओवर रीच, उनका सेंस ऑफ प्रपोर्शन वो गलत हो गया। जैसा हम क्रिकेट में देखें तो आक्रामक बल्लेबाजी जो क्रीज के बाहर निकल के उछल के खेलता है, ऐसा इसमें सबको तकलीफ हुआ है। क्योंकि जो अमेरिका प्रेसिडेंट जो सबसे ज्यादा दुनिया में इनका इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू का समर्थन करते हैं, वो भी नाराज हो गए हैं। वो बोला कि हम थ्रिल नहीं हैं और उनका स्टेटमेंट पूरा अभी जल्दी निकलेगा। पूरा स्टेटमेंट को भी रोक के रखा है, अमेरिका अभी दिया नहीं है। मगर जो भी अभी स्पंदन किया है, जो भी रिएक्शन किया है, सबका भी नेगेटिव रहा है। हमारे भारत ने बोला है कि हमें बहुत ही चिंता है, कंसर्न है। और सऊदी अरेबिया नेबरिंग, वो इजिप्ट हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, EU, यूरोपियन यूनियन, रूस, सभी इसका कड़ी निंदा की है। क्योंकि ये जो चल रहा है वहाँ दोहा में, कतार में, जो गाजा सीज फायर सिलसिले में जो बातचीत चल रहे हैं उसको डिरेल हो जाएगा ना। तो क्योंकि जो बैठे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप की जो प्रपोजल्स हैं उनकी चर्चा करने के लिए, तो उसमें क्या है, तो अमेरिका की बड़प्पन को, अमेरिका की लीडरशिप को भी एक धक्का लगता है। अगर इसके बारे में अमेरिका को मालूम नहीं है तो वो भी अच्छा नहीं है। अगर मालूम है, और कतर बहुत ही गहरा नॉन नेटो एलाई है, जहाँ पे अमेरिका का बड़ा से बड़ा जो बेस वहाँ पे, सेंट्रल कमांड का बेस वहाँ है। और अभी वहाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वहाँ गए थे और बहुत ही अच्छा रहा था वो विजिट। और उसके बाद बहुत ही अच्छा खासा तोहफा भी मिला है उनको, $800 बिलियन का अपना एयरक्राफ्ट। निश्चित तौर पर ये जो तमाम बातें हैं वो बहुत अहम हैं और अहमियत भी रखती हैं, और आने वाले समय में साफ हो जाएगा कि किस तरह की तस्वीरें जो हैं वो और निकलकर सामने आती हैं और किन किन देशों पर साफ तौर पर ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है और इसके दूरगामी परिणाम क्या निकलकर सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सी राजशेखर जी, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर करने के लिए। और इसी के साथ खबर दुनिया की में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको दिखाते हैं और भी तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। तो आप इन खबरों को देखिए और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के लिए आने वाले हफ्तों में उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत होगी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि वे खुश हैं कि भारत और अमेरिका व्यापारिक रुकावटों को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने मंगलवार को सेबेस्टियन लेकोर्नु को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। लेकोर्नु फ्रांस के सबसे कम उम्र के रक्षा मंत्री रहे हैं और उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के बाद 2030 तक बड़ी सैन्य विस्तार योजना को आगे बढ़ाया है। मौजूदा वक्त में फ्रांस गंभीर राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहा है। पिछले एक साल में चौथी बार फ्रांस को नया प्रधानमंत्री बनाना पड़ा है। फ्रांस इन दिनों संसद में अस्थिरता के साथ साथ सड़कों पर अराजकता से भी जूझ रहा है।
बुधवार सुबह राजधानी पेरिस और कई बड़े शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भीषण टकराव हुआ। ब्लॉक एवरीथिंग नाम से शुरू किए गए इस अभियान में पूरे देश में परिवहन व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया गया है। केवल पेरिस में ही 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नकाबपोश प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह कचरे के डिब्बे और बैरिकेड्स लगाकर सड़कें जाम कर दी हैं। पोलैंड की सेना ने बताया है कि देश के हवाई क्षेत्र में दाखिल होने वाले ड्रोन्स को मार गिराने के बाद ऑपरेशन समाप्त कर दिया गया है। सेना ने पोलैंड के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए F-35 लड़ाकू विमानों को तैनात करने पर नाटो के एयर कमांड और नीदरलैंड का शुक्रिया अदा किया है। इससे पहले पोलैंड की सेना ने बताया था कि यूक्रेन में रूसी हमलों के दौरान ड्रोन जैसी अज्ञात वस्तुओं से बार बार देश की हवाई सीमा का उल्लंघन हुआ है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर यूरोप की साझा वायु रक्षा प्रणाली का प्रस्ताव रखा है। वहीं पोलिश राष्ट्रपति करोल नवरोकी ने 48 घंटे के भीतर सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने का ऐलान किया है। कांगो के उत्तरी किवू प्रांत में इस्लामिक स्टेट से जुड़े अलाइड डेमोक्रेटिक फोर्स ने एक जनाजे पर हमला कर 61 लोगों की हत्या कर दी। यह खौफनाक हमला नतोयो गांव में हुआ, जहां एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। हमले के एक चश्मदीद ने बताया कि लगभग 10 हमलावर थे। उनके पास तलवारें और छुरे थे। उन्होंने लोगों को एक जगह इकट्ठा होने को कहा और फिर उन्हें काटना शुरू कर दिया। इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने एक बार फिर परमाणु ऊर्जा संपन्न राष्ट्र बनने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। ईरान ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब ईरान में परमाणु प्रतिष्ठान का निरीक्षण फिर से शुरू किया जा सकेगा। IAEA प्रमुख ने कहा है कि ईरान के साथ निरीक्षण समझौता सही दिशा में उठाया गया कदम है। खबर दुनिया की के प्रायोजक थे देगी मिर्च का तड़का, अंक